हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज आने के इक्विलिब्रियम का गारंटीड लास्ट पार्ट है। लास्ट टाइम लगा था कि वो लास्ट हो जाएगा, बट ये फाइनली लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम आज के लेक्चर में हम बिल्कुल बस कंक्लूजन से टाइप्स डिस्कस करेंगे। बट सीरियसली आज का बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है यार, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे हमारे पास एसिड्स वगैरह होते हैं और इनके हम बेसिस वगैरह के साथ जब हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो जो मल्टीपल केसेस होते हैं ना, उसको हम एक ऑर्डर में ले आएंगे कि अच्छा, फिर हमें बैंग ऑन तरीके से समझ आ जाएगा कि ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे, वैसा क्वेश्चन तो वैसे, ताकि एक काइंड ऑफ की समराइज हमें थ्योरी से मिल जाए आयनिक इक्विलिब्रियम की। एंड मोर ओवर हम वो भी डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम बात कर लेते हैं यार एसिड बेस रिएक्शंस की। हम सब कर चुके हैं, अब बस मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन्स बताता हूं कि ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, सपोज मैंने हेडिंग डाल दी यहां पर, एसिड बेस रिएक्शंस, करेक्ट है। देखो यार, होता क्या है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की आपको समझ में आती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का मैं नहीं लिखवा रहा, और कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में तो आपको बहुत इजी है। वीक वीक का एक ही केस है कि मतलब उसके अंदर तो पीएच जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। वो वाला आपको केस समझ आता है। थोड़े से जो कंफ्यूजन वाले केस क्रिएट होते हैं यार, वो कब होते हैं कि जब हमारे पास बनता रिएक्शन होती है वीक प्लस स्ट्रॉन्ग। अब ये वीक एसिड या बेस कुछ भी, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कुछ भी, इसी के अराउंड सब कुछ कहानी रिवॉल्व करती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अच्छा, वीक प्लस स्ट्रॉन्ग से क्या बनता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट बनता क्या है, आपको क्या लगता है? मतलब पहले आपको बेसिक्स का क्लियर हो। वीक प्लस बेस से एक तो चीज वीक बनती है और एक चीज वेरी वीक बनती है। एक चीज मेरी वीक बनी और एक चीज मेरी वेरी वीक बनी। वीक और वेरी वीक बोले तो, वीक और वेरी वीक मतलब कि ये जो वीक वीक का तो कॉन्जुगेट वीक बनता है और स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वेरी वीक बनता है। फिर चाहे वो एसिड हो या फिर चाहे वो बेस हो, इस बात की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। और इस वीक और वेरी वीक की क्या इंपॉर्टेंस है कि जो वेरी वीक है वो फर्दर रिएक्शन, मतलब उसको हम इग्नोर कर दो बिल्कुल गंदे तरीके से, बट ये जो वीक है फिर से बहुत चालाक होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं केसेस। आपको मैं एक केस समझाता हूं, उसको वाइस वर्सा आप दूसरा देख सकते हो। लेट अस अज्यूम कि जो वीक था ये मेरे पास एसिड था, और ये जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग था ये मेरे पास एक बेस था, और इसकी कंसंट्रेशन लेट अस अज्यूम x थी, इसकी कंसंट्रेशन लेट अस अज्यूम y थी। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, अब हम बनाते हैं केस नंबर 1। जब x बराबर y हो, मतलब आपने एक सोल्यूशन बनाया, सपोज उसके अंदर कुछ भी पहले से पड़ा था और उतना ही आपने दूसरा भी डाल दिया। तो अब आप खुद बताओ ये कौन सा केस हुआ, ये केस कौन सा हुआ? ये आपका जो केस हुआ, ये केस आपका बना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा ना बेसिकली यार, सपोज। और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या हो रही होगी, आपका एसिड वीक था तो आपका बेस वीक बना होगा, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट, करेक्ट है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो वेरी वीक में चला गया होगा, तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट। केस 2 बना लो यार। केस 2 क्या हो गया आपका, जब आपका x बड़ा था y से। अब आपका अगर x बड़ा था y से, मतलब आपके पास सॉल्यूशन में पहले से आपके पास वीक एसिड पड़ा था, आपने थोड़ा सा डाल दिया था बेस, तो क्या क्या होगा, क्या आपके पास एसिड तो बचा रह जाएगा, और साथ में आपके पास मतलब वीक एसिड बचा रह जाएगा, साथ में एक वीक बेस भी आ जाएगा, जो कि क्या होगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट। तो ये हम किसकी तरफ आ गए, ये हम आ गए बफर की तरफ, करेक्ट। ये हमारा हो गया बफर। ओके, अब हम जाते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में ये आपके लिए चीज थोड़ी समझने वाली है, और आप इसको समझ लेना कि बस अब मैं ऐसे ही करना है, मतलब इसके लिए एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं है। आपका y ग्रेटर देन x है, मतलब कि क्या है कि आपका सपोज वीक एसिड पड़ा था सॉल्यूशन में, बट आपने क्या किया, आपने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, और वो कितना डाल दिया कि वो एसिड से ज्यादा था। तो होगा क्या, अब आपके पास अब क्या होने वाला है यार, कि आपने जब ये स्ट्रॉन्ग डाला तो आपके पास सॉल्यूशन में देखो, एक तो आपका y तो बच जाएगा। चलो मैं आपको और सिंपलीफाई करके बताता हूं। आपसे मैं पूछता हूं कि आपका जो बेस है, स्ट्रॉन्ग वाला बेस, स्ट्रॉन्ग वाला, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची होगी? क्या मैं कह सकता हूं y माइनस एक्स? फाइन। और जो आपके पास वीक एसिड जो है वीक बेस में गया होगा, बेस वीक, इसकी कंसेंट्रेशन क्या रह रही होगी गाइस? इसकी कंसेंट्रेशन रह रही हो गई x। तो अब इस केस में क्या करते हैं, ये अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट इसको जितना अजीब लग रहा है उसे लगने दो और आप इसको खा जाओ।
आपने इसको हटा दिया, इसको बिल्कुल इग्नोर मार दिया, और आपने क्या करा, आपने जैसे आप नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन निकालते हो, कैसे निकालते हो, माइनस लॉग OH माइनस करके, ऐसे ही तो निकालते हो ना, POH। तो आपने क्या करना है, ये आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन दी हुई, कॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको आपने कर दिया इग्नोर, कोई लेना देना नहीं है हमें इससे। इसका जो आप POH निकालोगे वो आप डायरेक्ट ऐसे कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई हो कि हमें कैसे करना है, और वाइस वर्सा बेसिकली अगर ये बेस हो वो एसिड हो तो वो तो आप बड़े आराम से कर लोगे, बट आपको ये 3 केस बनते हैं यार, am I right? और कुछ नहीं हो सकता, x इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन वाई, y ग्रेटर देन x। ठीक है, अब इसके ऊपर ना एक मतलब कुछ एक बहुत प्यारे एक क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत अच्छे से कंसेप्ट कर देगा सही, बट उससे पहले आई गेस कि अगर हम थ्योरी मतलब हम इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं हमारे पास इंडिकेटर्स, तो आई गेस कि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखो इंडिकेटर क्या होता है यार, आप एक बात समझो, सपोज आपके पास कोई भी रिएक्शन है, सपोज ऐसा मान लो कि आपके पास पहले एसिडिक मतलब आपका सॉल्यूशन में एसिड पड़ा था, तो सपोज इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी 6 और अब कुछ कंसंट्रेशन हो गई आपकी 12, मतलब जब आपने बेस डालते गए, तो अब आपको इसकी कुछ खास चीजें पकड़नी पड़ेंगी यार। सपोज 2 भी ना मानो, आप इसको 4 मानो, ताकि क्योंकि हम 4 बेसिकली वीक के केस में होगा ना, 4 या 5 से हम अच्छे समझ पाएंगे बाकी काफी सारी चीजें। आपके पास एक वीक एसिड था जिसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते जा रहे हो, तो होता क्या है, पहले पहले क्या होगा, आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला, खत्म हो गया, कॉन्जुगेट बन गया, तो एक बात आप ग्राफ को देख के डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना, ये ग्राफ आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। इस वाले रीजन को तो कहते हैं बफर। क्या कहते हैं इस रीजन को, बफर। जो आपके पास इस तरह के ग्राफ में वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड, ठीक है ना, समझ गए, और ये आपका पीएच है। तो एक बात आप समझ लेना, जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आती है ना, ये तो आपकी बफर होती है। कॉमन सेंस भी आपको कह रही है कि पहले आप थोड़ा सा डालोगे, खत्म हो जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा, तो बफर 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 बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपका एसिड भी खत्म होने लगेगा, एक पॉइंट आता है आपका यार pH इक्वल टू 7 का, ऑल दो नॉन आइडेंटिफिएबल। नॉन आइडेंटिफिएबल क्यों, क्योंकि भाई pH इक्वल टू 7, pH कैसे काम करता है बेसिकली, इंडिकेटर्स कैसे, चलो बात करते हैं इंडिकेटर्स। पहले आप देखो, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। किसकी होती है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। आपको ये याद रखना चाहिए, ये आपकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की लाइन होती है, यहां पर कहीं पर आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है, करेक्ट है। अब हम आते हैं कि इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, ये मतलब अगर आपको बिल्कुल एडवांस का समझना है तो मतलब उसके लिए बाकी इतना ये पूछा नहीं जाता, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी सी ये बात है, मैंने आपको बता दिया। ये आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स पर। अच्छा, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, पहले उससे उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मतलब ये सब अब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया। देखो जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, तो आपका पीएच जंप कहां से कहां तक होता है, आपका पीएच जंप जो होता है, सपोज आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसका पीएच 4 था, तो उसका जो पीएच जंप हो जाएगा वो 4 से 11 तक हो जाएगा। मतलब इतनी बड़ी पीएच रेंज होती है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अभी बताएंगे। वीक एसिड अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस से कर रहा है तो पीएच जंप कितनी होती है, तो आपकी पीएच जंप होती है लगभग 7 से 11 तक। जब आपका वीक एसिड था, सॉरी फ्रेंड्स, ये वीक एसिड जब आपको स्ट्रॉन्ग बेस से किया और जब आपका वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा, तो जो आपकी पीएच जंप आएगी वो आएगी यार आपकी 4 से 7 तक। कितनी आ गई दोस्तों, 4 से 7। सिग्निफिकेंस ये है यार कि अब आपसे कई बार पूछा जा सकता है, आपको क्या करेंगे वो दे देंगे कि पीएच की ना भाई रेंज इतनी है, मतलब रेंज मतलब कह देंगे कि दिस पीएच वर्क्स फ्रॉम 5 to 7, so in which of the given reactions this what say this indicator can be used। तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा इंडिकेटर कब काम करता है। सपोज अगर इंडिकेटर की रेंज आपको यार दी हुई है 6 से 9 तक, सपोज कोई इंडिकेटर आपको क्वेश्चन में दी जाए कि उसकी जो रेंज है 6 से 9 तक है, तो आपसे पूछा कि वो कौन से वाले रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता है, मतलब कलर चेंज दिखा सकता है, तो आप समझो इंडिकेटर काम कैसे करता है। जब सॉल्यूशन का पीएच 6 से कम है
तो उसका कलर ए है, कलर उसका ए है। और जब उसका जो पीएच है वो, और उसका जब पीएच 9 से ज्यादा हो जाता है सॉल्यूशन का, तो उसका कलर हो जाता है बी। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर रहा था यार कि ये जो चीज हो रही है ना, देखो आप बहुत ही थोड़ा सा आपने एनीवे जस्ट थोड़ा सा बढ़ाया और कितना ज्यादा पीएच ने जंप लिया है। तो ये जो पीएच जंप मैंने यहां डिपेक्ट करा है, यही पीएच जंप की बात मैं यहां कर रहा हूं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि 4 तक तो आएगा, फिर उसको एकदम से खट देसी 11 पे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मैं 11 पे गया। तो क्या होता है, ये हमारी पीएच जंप्स होती हैं। अब एक बात सोचो, अगर पीएच 6 से कम है तो कलर ए है, 9 से बाहर है तो कलर बी है। तो अगर मैं इस इंडिकेटर को यहां यूज करूं, तो जब तक कलर 4 था तब तक तो हमारे साथ क्या हुआ, तब तक हमारे साथ वो कलर ए दिखा रहा था। और जैसे ही हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट आया, इक्विवेलेंस पॉइंट और दो तरह के पॉइंट होते हैं यार, एक हमारा होता है इक्विवेलेंस पॉइंट और एक होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। एक सेकंड में देख लो अगर मैं सही बता रहा हूं तो। वैसे तो इक्विवेलेंट पॉइंट ही कहते हैं यार उसको, एंड पॉइंट कहते हैं, सॉरी। बेसिकली जो pH इक्वल टू 7 होता है वो कहते हैं हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब क्या होता है, जब आपका सॉल्यूशन pH इक्वल टू 7 पर आ जाता है। एंड पॉइंट क्या होता है, जब मतलब एंड पॉइंट होता है जस्ट इक्विवेलेंट पॉइंट प्लस 1 ड्रॉप, क्योंकि उससे पहले तक आपका pH उसके से पहले आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके pH जंप आपके इस ये वाली जो जंप है, अगर ये इस जंप के अंदर आ रही है तो इट इज अ गुड इंडिकेटर, इट कैन बी यूज्ड इन द रिएक्शन। तो सिमिलरली आपको हर रिएक्शन के लिए पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। देखो जैसे अब हमारे पास ये चीज आप याद रख लेना, मैं आपको इंडिकेटर्स बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं कि पीएच जंप्स क्या होती हैं। एक बहुत आपका कॉमन सा इंडिकेटर कौन सा आता है, सबसे पहला आपका इंडिकेटर हो गया फिनोफ्थलीन। सबसे पहला इंडिकेटर हो गया आपका फिनोफ्थलीन। ठीक है, इसका जो पीएच जंप होता है यार वो होता है आपका 8 to 9.6, 8 to 9.6। कलर इसका रहता है यार, कलर एसिडिक में कलरलेस, एसिडिक में होता है कलरलेस, और बेसिक में होता है ये पिंक। नंबर 2 आपका हो गया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का आपका जो पीएच जंप रहता है वो रहता है 3 to 4। और इसके जो कलर्स रहते हैं यार वो रहते हैं येलो बेसिक में और एसिडिक में रेड, येलो इन बेसिक मीडियम एंड रेड इन एसिडिक मीडियम। इस तरह से आपके दो मेरे पास और भी हैं, मैंने अपने पास लिख रखे थे। एक आपके पास होता है मिथाइल रेड, मतलब अगर कोई पूछ लें तो बाकी वैसे ऊपर वाले जो दो हैं यही कॉमन होते हैं। इसका पेज जंप होता है 5 to 6। और जो आपका नंबर 4 है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है इसका जो पेज जंप होता है वो होता है 6 to 7.5। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हमें मेन बात समझ में आ गई है। हमने जो अभी पहले बात डिस्कस करी थी ना, हम उससे रिलेटेड एक बहुत प्यारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स में मैं आपको वो क्वेश्चन डिस्कस करके दिखाता हूँ यार। तो यार वो क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक पॉलीप्रोटिक एसिड से आता है, पॉलीप्रोटिक एसिड से आता है। पॉलीप्रोटिक क्या होता है, H3PO4 है हमारे पास। इसलिए हमारे पास दिया हुआ है 10 to the power -1 मोलर, और ये हमें दिया हुआ है 100 ml। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया है NaOH के साथ, जिसकी कंसेंट्रेशन है यार आपकी 10 to the power -1 मोलर, और इसकी आपको वॉल्यूम दी हुई है 50 ml पार्ट 1 में। पार्ट 2 में दी हुई है वॉल्यूम आपको, इसकी वॉल्यूम पार्ट बी में दी हुई है यार 100 ml। पार्ट सी में आप पार्ट 2 था सॉरी, पार्ट 3 में आपको इसकी जो वॉल्यूम आपको दी हुई है यार वो है आपकी 200 ml, और पार्ट 4 में आपको वॉल्यूम दी हुई है इसकी 300 ml।
तो चलो यार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, H3PO4 क्या है? एक वीक एसिड है। ओके, तो हमने उस टेबल में हमने क्या देखा था? हमने टेबल में देखा था कि अब हम पहले वाले पार्ट पे जाते हैं। पहले वाले हम पार्ट पे गए तो हमने देखा NaOH की वॉल्यूम 50 ml है, 10⁻⁻1 मोलर है, और ये क्या है आपका? बेसिकली इसके मिलीक्यूलेंट्स कितने हो गए? 10। इसके मिलीक्यूलेंट्स कितने हो गए? 5। तो आपको दिखा कि आपका वीक एसिड है ज्यादा, तो आपको समझ आया कि ये वाला केस है आपका बफर का। तो आपने बफर का सीधा फॉर्मूला लगाया, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस, जो कि हो जाएगा आपका 0। तो आपका pH इक्वल टू pK आ गया। ये आपका आंसर हो गया नंबर 1। समझ आया ना कैसे किया मैंने? बहुत इजी था ये। ओके, नंबर 2 पर हम गए तो हमने देखा कि इसका भी 10 मिलीक्यूलेंट्स हो गए और हमारे एसिड के भी 10 मिलीक्यूलेंट्स हैं, तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम जाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा यार, H3PO4 जो आपका गया वो आपका किस में चला गया? आपका सारा चला गया वो H3PO4 H2PO4 माइनस में। ओके, अब H2PO4 एक एम्फोटेरिक एसिड है, मतलब कि बैक रिएक्शन पर भी जाएगा और ये फॉरवर्ड भी जाएगा। तो इसका पीएच हमें निकालना आता है। इसका पीएच हम निकालते हैं pK1 प्लस pK2/2 से। सही बात है। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। अब हमें पार्ट नंबर 3 में कहा हुआ है कि हमारी वॉल्यूम है 200 ml। 200 ml 200 ml का मतलब NaOH की के मिलीक्यूलेंट है 20 मिलीक्यूलेंट। एसिड के हमारे पास कितने हैं? आप कहोगे एसिड खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। पहले क्या होता है, जो 10 मिली इक्विवेलेंट है उसने 10 मिली इक्विवेलेंट को खाया। मतलब पहले H3PO4 था ना, ट्राइप्रोटिक एसिड जब तक था उसने 10 मिली इक्विवेलेंट्स अपने बनाए, उसके 10 खाए। तो हमारे पास अगर जब तक हमने 100 ml डाली है, हम ऐसे लिखते हैं टिल 100 ml ऑफ NaOH एडेड। टिल 100 ml ऑफ NaOH एडेड। क्या टिल 100 ml ऑफ NaOH एडेड आपके पास सॉल्यूशन में क्या हो चुका है? आपके पास सारा का सारा तो बन गया है H2PO4 माइनस। करेक्ट है ना? क्योंकि आपका H3PO4 अब सारा H2PO4 में जा चुका है, क्योंकि आपके पास 10 मिली इक्विवेलेंट थे H3PO4 माइनस के। वो 10 के 10 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट कर जाएंगे इसके साथ और इसके साथ मिलकर वो बना लेंगे H2PO4 माइनस। फाइन। अभी इसको जो हम रिएक्ट करा रहे हैं हम NaOH के साथ ही करा रहे हैं, क्योंकि हमारे 10 मिली इक्विवेलेंट अभी बाकी हैं। तो जब 10 मिली इक्विवेलेंट हमें बाकी हैं और ये हमारा एक बेस है और ये हमारा एक एम्फोटेरिक सॉल्ट है, तो अभी ये हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये 10 मिली इक्विवेलेंट और चले जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा HPO4 माइनस। और अब NaOH खत्म हो चुका है और पूरा का पूरा जो H3PO4 था वो हमारा HPO4 माइनस में आ चुका है। ओके, तो HPO4 माइनस, अब ये क्या चीज है हमारे पास? HPO4 माइनस अगेन ये क्या है हमारे पास? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बट इन अ सेंस ये अगेन एम्फोटेरिक सॉल्ट है। तो आप इसका पीएच कैसे लिखोगे? पीएच लिखोगे आप pK2 प्लस pK3/3 सॉरी pK2 प्लस pK3/2। ओके, हमें ये बात भी समझ आ गई। अब हमें क्या दिया यार? अब हमें दिया है पार्ट नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको वॉल्यूम 300 ml दी हुई है, तो बेसिकली 30 मिली इक्विवेलेंट। तो अब आपको समझ आया कि यार 10 मिली इक्विवेलेंट मेरे पहले चले गए, फिर 10 मिली इक्विवेलेंट पहले चले गए, 10 जब हमारे 20 मिली इक्विवेलेंट चले गए थे क्या बन गया था? ये बन गया था ना? नहीं, जब 20 मिली इक्विवेलेंट चले गए थे तो हमारा HPO4 माइनस बन गया था। अब 10 मिली इक्विवेलेंट और चले गए यार, तो हमारे पास अब क्या बन गया? हमारे पास रह गया PO4 माइनस। अभी तक जो चल रहा था 200 ml पर और 100 ml पर, वो हमारा एम्फोटेरिक सॉल्ट की पीएच निकालने का फॉर्मूला pK1 प्लस pK2/2 और pK2 प्लस pK3/2 चल रहा था। अब जो आपके पास बन के आया है ये एक पक्का सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है? एक वीक बेस है। तो इसकी होगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और इसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे होती है ये आपको पता ही। बेसिकली क्या है यार, एक पॉलीप्रोटिक आप इसे कह सकते हो बेस है। जैसे आपने पढ़ा था ना यार, पॉलीप्रोटिक बेस कह सकते हो आप इसको। जैसे आपने अभी मैंने कुछ लेक्चर्स पहले अपन ने डिस्कस करा था ना कि पॉलीप्रोटिक एसिड का कैसे निकालते हैं, तो हमने निकाला था H प्लस इक्वल टू √K1 इंटू A K1 इंटू C। तो अब ये तो बेस है, तो इसका मैं कैसे लिखूंगा? OH माइनस इक्वल टू K1। ओके, इंपॉर्टेंट K1 को आप ध्यान देना यार। K1 क्या होगा इस केस में? क्या होगा K1 ये डिसाइड करने के लिए पहले हम ऊपर जाते हैं। हमने जो फॉर्मूले में √K1 इंटू C लिखा था, ये क्या था? ये हमारे पास H3A टाइप का एक एसिड था
जो कि H2A प्लस H2, ये मैं आपको बता रहा हूँ यार कि अगर क्वेश्चन कोई फंसे ना तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो वो पढ़ा था। आप जाओ कि उसमें हमने किस चीज को क्या माना, तो उसी सेम चीज को अब यहाँ अप्लाई कर दो। प्लस आपने क्या कर दिया H प्लस, तो क्या आपका ये चीज केवल नहीं थी, तो आपकी क्या ये जो फर्स्ट डिसोसिएशन हो रही थी इसका जो कांस्टेंट था उसको आप इस फॉर्मूले में यूज कर रहे थे। तो PO4 3 माइनस जब आपका रिएक्ट करेगा मतलब रिएक्शन में जाएगा, तो क्या वो बैक रिएक्शन में कुछ ऐसा नहीं बना रहा होगा PO4 3 माइनस प्लस मतलब एक्वस में जाकर के HPO4 2 माइनस प्लस OH माइनस, क्या कुछ इस तरह का नहीं बना रहा होगा? इसका कांस्टेंट क्या रहा होगा? क्या इसका कांस्टेंट KW/K3 रहा होगा? K3 इस रिएक्शन का क्या रहा होगा? KW/K3। तो क्या आप यहां पर ये नहीं लिखोगे KW/K3 इंटू सी कितना? एक बात खास, सी यहाँ पर चेंज हो चुका है क्योंकि आपने इतनी सारी वॉल्यूम आपने डाली है, तो जो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट सी आएगा उसको आप लिख देना, तो वो OH माइनस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी। और आपका इस तरह से यार सारे पार्ट इसके डिस्कस हो चुके हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल वी शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स खुलते हैं, सारे क्वेश्चंस का मतलब कंक्लूजन सा इस क्वेश्चन में बैठ के जाते हैं कि अच्छा कैसे अलग अलग केसेस आएंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर यार समझ आया, अगर समझ आया तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।